in cases of frictional forces comes into existence when one body rubs. rubs का मतलब क्या है बच्चों? यहां पे रगड़ खाना. अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रगड़ खाती है, रगड़ती है, तभी फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्टेंस में आती है, प्रोवाइडेड द सरफेस ऑफ बोथ द बॉडीज आर नॉट स्मूथ. रियलिटी में, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में किन्हीं भी दो सरफेस, कोई भी दो सरफेस बॉडी की कभी भी स्मूथ नहीं होती है. जब तुम किसी भी दो बॉडीज के सरफेसेस को देखते हो, विजुअलाइज करते हो, तो तुम पाते क्या हो कि उन दोनों सरफेसेस के बीच में नो मैटर हाउ स्मूथ दे अपीयर टू बी, बट जब आप उनको माइक्रोस्कोप से व्यू करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो आप पाते क्या है कि दे कंटेन्स रिजेस. ये देख रहे हो, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस स्मूथ, वैसे तो नेकेड आई से स्मूथ दिख रहे हैं, बट व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप यू विल फाइंड देम टू कंटेन्स रिजेस. ये जो रिजेस हैं, रिजेस का मतलब क्या है? जो उबड़ खाबड़ दिख रहा है तुम्हें. ये जो रिजेस हैं, ये रिजेस जब एक दूसरे को प्रेस करते हैं, देख रहे हो, ये दोनों किसी एक पॉइंट पे आके एक ऊपर वाली रिज नीचे वाली रिज को प्रेस अपॉन कर रही, दबा रही है. तो यहां पर ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर, इस पॉइंट पे ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई प्रेशर, these two ridges develops a temporary joint. So due to high pressure develops temporary joints. Due to these temporary joints the body gets stuck with each other. The two bodies are getting stuck now. ये टेम्परेरी जॉइंट्स आ गए. क्यों टेम्परेरी जॉइंट्स आए? क्योंकि तुम्हारे पास ये रिजेस थे, रिजेस के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स थे, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स थे, वहां पे बहुत हाई प्रेशर डेवलप हुआ. अब हाई प्रेशर क्यों डेवलप हुआ? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, जूनियर क्लास में पढ़ा होगा. अगर एरिया छोटा होगा तो प्रेशर लार्ज होता चला जाता है. तो इस हाई प्रेशर की वजह से वो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक दूसरे को टेम्परेरी जॉइंट, कोल्ड जॉइंट की तरह हो जाते हैं. अब जब ये कोल्ड जॉइंट्स बन गए तो दोनों बॉडीज एक दूसरे से स्टिक कर गई हैं. अब जब आप किसी बॉडी के ऊपर अब फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ये फोर्स मान लीजिए मैंने अप्लाई किया, तो ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया, ये अप्लाइड फोर्स को ये टेम्पररी जॉइंट्स क्या करते हैं? अपोज करते हैं. इसी अपोजिशन को हम फ्रिक्शनल फोर्सेस के नाम से जानते हैं. तो फ्रिक्शनल फोर्सेस कम्स into existence due to the temporary joints that are developed between two ridges. So the moment you start applying any external force onto the body, these temporary joints are going to oppose the applied force. This opposition offered by these temporary joints are referred as frictional forces, and this perspective that I've shared just now with you is called as atomic view of friction या microscopic view of friction. Is that clear to everyone? So, yes, so one can think yes, frictional force as a complex interaction between microscopic surfaces. So it's a complex interaction. एक तरह का complex interaction है. When you are viewing the surfaces through a microscope. So often this is called as microscopic view. So whatsoever I have said, I have told you, it's just a little zoomed version of that very figure. So if you notice how the ridges develops high pressure, due to this high pressure,
The two surfaces in contact gets or develops a temporary joints, often referred as cold weld. So they develops a temporary joints, often referred as cold welding or cold weld. And these cold welding are arising due to the electromagnetic forces that comes into existence when one body presses over the another body. And these temporary joints will now try to oppose the relative motion between the two surfaces. So the moment I start applying, and remember students, please take care about the fact, I'm again and again stating, whenever an external force is being applied, जब तक तुम बाहर से कोई external force apply नहीं करोगे, तब तक किसी भी तरह का opposition नहीं offered होगा. अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मान लो यहां से मैंने कोई फोर्स इस बॉडी के ऊपर नहीं अप्लाई किया है, अगर मैंने फोर्स अप्लाइड 0 है तो किसी भी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा. क्यों लगेगा भाई? टेम्परेरी जॉइंट्स हैं, वो अपोज किसको करेंगे? वो अपोज कर रहे हैं व्हेन देयर इज सम अप्लाइड फोर्स. और जब किसी भी तरह का कोई अप्लाइड फोर्स ही नहीं एग्जिस्टेंस में, द फ्रिक्शनल फोर्सेस विल नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस. So please take care. The frictional forces will come into existence only when there is any applied force. If there is no applied force, there won't be any frictional force that is going to come. I hope that point is clear. Yes, sir. Okay. So knowing all these facts, you need also to understand that the frictional force will come existence when there is applied force. Why the frictional force comes into existence? Because when one body is kept over another body, there are ridges. These ridges develops a temporary joints or cold welds. Now, whenever on the body you apply an external unbalanced force, these joints are opposing this applied external unbalanced force, and the direction of the opposition of this force is opposite to the applied force which is trying to cause the motion. It is directed opposite to the direction of applied force which is trying to cause the motion, and this force will act parallel to the surface. तो बच्चों, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स तुम देख रहे हो जो डेवलप हुआ, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ये जो सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट हैं, इन सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट के पैरेलल एक्ट करता है. तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. द पुलिंग फोर्स, जैसे यहां पे ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया उसके ऑपोजिट एक्ट कर रहा है. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमेशा पैरेलल टू द सरफेस एक्ट करता है. तो बच्चों, अब यहां से तुम्हें एक बात को ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द सरफेसेस. एक फोर्स तुमने परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट पढ़ा था, दैट वाज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स. और अब तुम एक पैरेलल टू द सरफेस फोर्स पढ़ रहे हो, जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट में है उनके पैरेलल जो फोर्स आ रहा है उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स. सो काइंडली टेक केयर अबाउट द डायरेक्शन in which the frictional force is acting opposite to the applied force and parallel to the surfaces in contact. What are certain advantages of having the friction? So the advantages has been mentioned over here onto the screen. You can see, due to the friction you can walk onto the surface. Imagine a situation where the surfaces do not offer any friction. अरे फ्लोर के ऊपर तेल गिरा दो, अब अगर सरफेस के ऊपर एक ऑयल या ग्रीस लगा दिया, देखो ना कितना डिफिकल्ट होता है वॉक करना. तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो फ्रेंडली इन नेचर. समवेयर इट इज फ्रेंडली, समवेयर इट इज डिसरप्टिव. किसी भी सिस्टम में ब्रेक लगाना है ऑटोमोबाइल्स में, सब फ्रिक्शन की वजह से. जो वीविंग होती है क्लॉथ्स की, उसमें जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द फाइबर्स, वो रोल प्ले करता है.
Screws and nails are tightened on the wooden board due to the fact that there is a friction. So friction is important for us also, as well as friction causes nuisance for us. It is one of the basic cause of dissipation of energy. Wear and tear of the machine parts. जितना भी मूविंग पार्ट है उसका फ्रिक्शन की वजह से ही वियर एंड टियर होता है. जब कोई भी बॉडी मूव अपॉन करती है तो इट कैन नॉट अटेन इंडेफिनिट वेलोसिटी. There is upper limit to that velocity. The upper limit to the velocity is called as terminal velocity. This upper limit is also coming up due to the fact that friction exists in nature. So these are certain disadvantages of having the friction. Another very important part is the magnitude of the frictional force is independent of the area. अब ये कोई बुक है, टेबल के ऊपर रखी हुई है. अब बुक के अलग अलग एरियाज ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं. अगर तुम नोटिस करोगे तो यहां पर मैक्सिमम एरिया कांटेक्ट में है. अब मैक्सिमम एरिया कांटेक्ट होने से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा नहीं. अभी भी जो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेस है वो कांस्टेंट बना रहेगा, irrespective of the areas, irrespective of the area in contact. So that's why I've said that the magnitude of the frictional force does not depend on the contact area, या area of contact between the two surfaces. Is this clear to all of you? So remember few things in your mind. First, direction of frictional force. Tries to oppose the applied force. ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये अप्लाइड फोर्स को अपोज करे या अपोज करे डायरेक्शन ऑफ मोशन को, बट नॉट ऑलवेज. ये नॉट ऑलवेज है, मैं यहां पे बहुत कैटेगोरिकली लिख रहा हूं. नॉट ऑलवेज इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी द केस. वी विल डिस्कस सर्टेन केसेस वेयर it will be acting in the direction of motion. So it tries to oppose the applied force and it might act opposite, and it might, so मैं word might कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा. might word has got a role to play, and it might act opposite to the direction of motion. It always acts parallel to the surfaces in contact. ये इसका दूसरा एडवांटेज है. इट ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सर्फेसेस इन कांटेक्ट. और तीसरी बात, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. इस बारे में इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कितना बड़ा या कितना छोटा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ये 3 बेसिक चीजें हैं, बेसिक्स हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में जो आपको ध्यान में रखना होगा. Is that okay with everyone? Shall I remove this whatsoever I've written? Yeah. Go ahead. You told that frictional force is due to the electrostatic force between atoms. I said it is due to the electromagnetic force. In fact, in nature, all the forces that exist, majority of the forces are electromagnetic in nature. Even the tensile force is an example of electromagnetic force. Is that okay? Okay, sir.
Okay. One can group forces into 4 category. That's the fundamental forces. There are only 4 fundamental forces: gravitational force, electromagnetic force, strong forces, Strong nuclear and and weak nuclear. वीक न्यूक्लियर. सो इसके अलावा 5वें तरह के कोई फोर्स ही नहीं बेटा एग्जिस्ट करता है. मैं हटा दूं इन सारी चीजों को? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अगर दो सरफेसेस स्लाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां पर तुम देख सकते हो कि ये ब्लॉक एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है. नाउ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन टू द टेबल. अगर मेरा पहला क्वेश्चन मैं अभी तुमसे पूछूं, इज देयर एनी फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन टू द ब्लॉक or between the block and the table surface? No sir, there is no force acting between the block and the table. क्यों नहीं कोई फोर्स एक्ट कर रहा भाई? क्योंकि अभी तुमने कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं किया. अभी तो जॉइंट्स जो बने हुए, तो जॉइंट्स है वो अपोज किसे करेंगे? जो टेम्परेरी जॉइंट्स या कोल्ड वेल्डिंग की वजह से जॉइंट्स आए थे, वो किसको अपोज कर रहे थे? वो किसी अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहे थे. क्या अभी कोई फोर्स अप्लाइड है? तो आंसर है नहीं. जब फोर्स ही नहीं अप्लाइड है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां से एग्जिस्टेंस में आ सकता है? तो पहली चीज जो तुम्हें ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स तभी ने एग्जिस्टेंस में आएगा जब आपने कोई फोर्स अप्लाई किया. अब अगर तुमने कोई फोर्स अप्लाई किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि बॉडी मूव करने लग जाएगी और फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी मोशन में आ जाएगी. अब जैसे ही तुम कोई फोर्स को अप्लाई करोगे, उस समय एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होने लगती है. वो अपोजिंग फोर्स किसकी वजह से डेवलप हो रही है? वो जो दो कोल्ड वेल्ड्स बन गए, जो कोल्ड वेल्डिंग्स हो रही हैं, जो टेम्पररी जॉइंट्स बन रहे हैं. अब अगर अप्लाइड फोर्स इतना लार्ज नहीं है कि उन कोल्ड वेल्ड्स को ब्रेक कर सके, तो बच्चों बॉडी मोशन में नहीं आएगी. तो जस्ट बाय अप्लाइंग दिस फोर्स, यू कैन सी आई एम अप्लाइंग द फोर्स, the body does not move, but there is an opposing force begins to come into existence. I repeat once again, notice it out. I am applying the force. As I am increasing the force, there is an increment in the opposing force also, and this opposing force is coming into existence due to the fact that there are temporary joints, there are cold weld, but the body presently does not move. Now if you pay attention towards the chart, when the force was 0, the frictional force was also 0, the magnitude of frictional force was 0. But as I start increasing the force, the frictional force increased, but to a certain level, just equal enough to oppose the applied force. I increased further. अप्लाइड फोर्स को मैंने और बढ़ा दिया. अप्लाइड फोर्स को बढ़ाने से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स और इंक्रीज तो हुआ, लेकिन अभी भी वो इतना, मेरा अप्लाइड फोर्स इतना बड़ा नहीं है कि वो उन टेम्पररी जॉइंट्स को ब्रेक करे और मोशन में लाए बॉडी को. तो ऐसी सिचुएशन में जब तक कि फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूं इतना लार्ज एनफ नहीं है कि वो कोल्ड वेल्ड्स को या टेम्पररी जॉइंट्स को ब्रेक करे, बॉडी मोशन में आ सके, तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों बॉडी के बीच में, सरफेसेस के बीच में लगती है, उस फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं. तो जब दो बॉडी मोशन में नहीं है और आपने एक अप्लाइड फोर्स लगा रखा है, आपने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स लगा रखा है, उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है दोनों सरफेसेस के बीच में, उस फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू द प्ले when the body tries to move over the surface but not yet started with the motion. क्लियर है बात? ये बच्चों ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब अच्छा, अब देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये सिर्फ उतना ही तो लग रहा है जितना तुमने अप्लाइड फोर्स लगाया है भाई. वो अपने आप में मोशन थोड़ी नहीं कॉज कर सकता है. तो इसलिए हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को क्या नाम देते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स देते हैं. तो जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है.
इस बात को ध्यान से याद रखना, भूलना नहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। कई बार अगर फ्रिक्शनल फोर्स या जो अप्लाइड फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं है कि बॉडी का वो कोल्ड वेल्ड को ब्रेक कर सके, मोशन में ला सके, रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करा सके दोनों सरफेसेस के बीच में, उतनी समय तक जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो सिर्फ अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होगा। इट इज जस्ट बैलेंसिंग द अप्लाइड, इट इज जस्ट बैलेंसिंग द अप्लाइड फोर्स। नाउ eventually a time will come when the force applied will be large enough to break those temporary joints and accelerate the body or this block towards the right. तो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और इस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, मैं, इज दैट ओके? So as we were discussing that eventually a point will come where the applied force will be large enough to break those cold weld or temporary joints, and once they are large enough to break that temporary joints, then the body will begin to accelerate towards the right with a net force of F minus Fs, isn't it? जब इतना लार्ज हो गया, उसने कोल्ड वेल्ड को ब्रेक कर दिया, तब तुम्हारे पास जो भी नेट फोर्स लग रहा है, अब नेट फोर्स कितना होगा? F minus Fs। तो ये नेट फोर्स होगा, and this is going to cause the acceleration towards the right. Now, the maximum opposition that the temporary joints can apply is called as limiting frictional force. So इस पॉइंट पर मैं मान लेता हूं, ये पॉइंट जो है मेरा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी ने एक्सर्ट किया, दोनों सरफेसेस के बीच में एग्जिस्ट किया। तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन द surfaces is going to be referred by us as limiting frictional force, and the formula for limiting frictional force will be mu times n, and this mu is called as coefficient of static friction, mu s, static, that's why I've written down s over there. So the maximum frictional force that can exist before the two those temporary joints can break away and the body or the block starts to accelerate towards the right is called as limiting frictional force. So you need to understand now the coefficient of the magnitude of a static frictional force can have any value between 0 to this maximum frictional force, that is mu Sn. जब तक मोशन नहीं है तब तक जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, इट विल बी जस्ट इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, और जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है बच्चों, वो कितनी हो सकती है? वो हो सकती है म्यू एस एन के बराबर। वंस द मोशन स्टार्ट्स, वंस द बॉडी और द ब्लॉक begins to move, then the frictional force that acts onto the body, अब बॉन्ड ब्रेक, सॉरी टेम्पररी जॉइंट्स ब्रेक हो गए, अब जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, अब जो भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो स्लाइटली लेस होता है। देखो ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स था, उससे थोड़ा सा लेस। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स इस समय एक्ट कर रहा है, इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइटली लेस देन द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, स्लाइटली लेस। और आप इस फ्रिक्शनल फोर्स को, यानी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स मान सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना दिया। तो वंस द temporary joints are broken, the body accelerates towards the right, or the body accelerates in the direction of applied force, and
In that situation, the frictional force existing between the two surfaces is going to be referred as kinetic frictional force, or simply Fk, and Fk will be slightly less than the maximum frictional force, and the value of Fk will be mu Kn, where K is the coefficient of kinetic friction. Now, whatsoever we have studied, I'm just putting them in point-wise manner. If two surfaces do not move, the opposing force existing between the two surfaces is called as static frictional force, and it will be just equal to the applied force in that situation. The maximum value of static frictional force will be equal to the limiting frictional force, that will be equal to mu times n. And remember, students, for most of the numerical problems, we will be taking the values of frictional force to be equal to mu times n. So what is N? N, the normal reaction force. N stands for normal reaction force. Here N is normal reaction force. I hope you know what is a normal reaction force. Yes, sir. The reactionary force that develops between when one surface presses over the another surface. और coefficient of friction अभी थोड़ी देर के बाद मैं define ही इसी तरह से करूं. It's the ratio of the parallel force that exists between the surface, that is the frictional force, divided by the normal reactionary force. That gives the definition of coefficient of friction, which is going to be there a little later afterwards. The constant mu is going to be called as coefficient of friction, static friction, mu s. And if applied force exists the maximum limiting force, then only the body accelerates in the direction of applied force. Now, once the body starts moving, the frictional force that exists now is called as kinetic frictional force. The magnitude of the kinetic frictional force will be equal to mu Kn, where mu K happens to be the coefficient of kinetic friction. And one should remember that kinetic frictional force will be slightly less than the maximum frictional force. Now, whether it's a kinetic frictional force, whether it's a static frictional force, one should always understand these frictional forces always acts parallel to the two surfaces which are in contact. The direction of the frictional force is generally in a direction opposite to the direction of attempted motion. Now, for most of the numerical problems, we would generally prefer to take mu times n without stating whether it's mu s or mu n. You should remember that mu s is involved whenever the two bodies are at rest, and mu k is going to get involved whenever the body is in motion, relative motion with respect to the surface in contact, then mu k, or if the body is stationary, then mu s. So in general, I'm going to use simply mu, where mu is the coefficient of friction. Now, if two surfaces in contact, now this is the trick, okay? This portion becomes not trick now for you all when you are going to solve the numerical problems. Now, if there is no acceleration along perpendicular to the direction of contact surfaces, if there is no acceleration in a direction perpendicular to the surfaces in contact, then you should take n must be equals to mg. If the surface happens to be horizontal. But if surface happens to be an inclined surface, then one should take n must be equals to mg cos theta. Now, whatsoever I have said, this will give me the frictional force value as mu times mg. अब ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू टाइम्स mg कब हो गई बच्चों? If the surfaces in contact
is horizontal. That's the first thing. And please kindly note, this is very important. And there exists no motion, or rather no acceleration. Forget about the motion. Motion is a very vague term. There exists no acceleration in a direction perpendicular to the two surfaces in contact. Whatsoever I have said, I'm just going to illustrate with the help of a diagram now. Let's try to understand what I'm saying. Suppose this is a horizontal surface, okay? Might be a table surface or something like that. Table. And a block is kept on this surface. And a body experiences a force large enough to break those temporary joints. So बच्चों यहां पर एक ये फोर्स अप्लाइड फोर्स FAP ये अप्लाइड फोर्स है. तो जब ये फोर्स लार्ज एनफ है जो इन सरफेसेस के बीच में जो भी टेम्पररी जॉइंट्स लग रहे हैं उनको ब्रेक करने के लिए, तो इस ब्लॉक के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू दोस टेम्पररी जॉइंट्स. और उस अपोजिंग फोर्स को मैंने फ्रिक्शनल फोर्स का नाम दे रखा है. नाउ इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो इन जनरल उसका फॉर्मूला मैंने बताया म्यू टाइम्स एन. लेकिन ये म्यू टाइम्स एन किसके बराबर है? म्यू टाइम्स एन जो है वो mg के बराबर है, प्रोवाइडेड कब है? प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सेलरेशन. And please take care about this statement, then only this formula is going to be valid. There is no acceleration in a direction perpendicular to the two surfaces in contact. तो अब तुम्हें ध्यान रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बड़ी आसानी से तुम निकाल लोगे. मैं कोई FBD बनाने की यहां पर चेष्टा नहीं कर रहा हूं, कोशिश नहीं कर रहा हूं. मैं सीधे सीधे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को याद रख रहा हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या लेनी है? म्यू टाइम्स mg लेनी है. कब म्यू टाइम्स mg लेनी है? उसकी एक कंडीशन मैंने कोट करी. क्या कंडीशन कोट कर रहा हूं? कि देयर एग्जिस्ट नो एक्सेलरेशन. तो बच्चों देखो, ये सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट है, ये सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट है ना. तो इस सरफेसेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस सरफेसेस इन कांटेक्ट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हुआ. तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन अगर जीरो है, तब तुम सीधे सीधे फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू टाइम्स एन ले लो. क्योंकि इस केस में सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है. तो उस केस के लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आपको डायरेक्टली मालूम है. आपको क्या यूज करना? म्यू टाइम्स mg. ये तरीका, ये ट्रिक है, फिजिक्स नहीं है, ये ट्रिक है. मैं ट्रिक सिखा रहा हूं इसलिए ताकि आपके पास समय बचे. एक्चुअल तरीके में तो n की वैल्यू आपको BD से निकालनी पड़ेगी. अब ये ट्रिक कब एप्लीकेबल? व्हेन द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल. अब मान लो सरफेसेस हॉरिजॉन्टल नहीं है बच्चों, सरफेस इंक्लाइंड सरफेस है. फॉर एग्जांपल मैं इसको रब कर दे रहा हूं. आई होप यू मस्ट हैव नोटेड इट डाउन. मान लीजिए अगर दो सरफेसेस यानी इंक्लाइंड सरफेस है, मान लीजिए कुछ इस तरह से, ये एक इंक्लाइंड वेज है और इस वेज का जो एंगल है वो एंगल मैंने थीटा दे दिया है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है. ये ऐसे एक वेज रखा हुआ है, वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ, सॉरी ये ब्लॉक है जिसका मास m है, और वो अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ना रख के आपने किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दिया है.
तो अगर किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपने वेज रखा हुआ है, तो बच्चों इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जब रख दोगे तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने वाला होगा? अब इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है, मैं मान लेता हूं वो अप्लाइड फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसको नीचे की तरफ। तो बच्चों जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन, पहली बात तो मैंने तुमसे कहा था फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो तुम ध्यान से देखो, तो ये सरफेस इन कांटेक्ट है, तो इस सरफेस इन कांटेक्ट के पैरेलल ये फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ ये फ्रिक्शनल फोर्स है। मैं हमेशा अपने डिस्कशन में फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से इंक्लूड करूंगा, और ये अप्लाइड फोर्स है, कोई भी अप्लाइड फोर्स हो सकता है, किसकी वजह से आ रहा मैं अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये अप्लाइड फोर्स है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है, पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट है। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहां पे बच्चों क्या होगी? मैंने कहा ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इन जनरल म्यू टाइम्स एन होती है। अब ये एन की वैल्यू इस केस में mg cos थीटा आती है, वो बीडी से निकल के आ जाएगी। लेकिन तुम्हें अब याद रखना, अगर सरफेसेस इंक्लाइंड है या किसी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर आपने ब्लॉक को रखा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली, आप उसके लिए बीडी ने बनाई है, डायरेक्टली फ्रिक्शनल फोर्स को mg cos थीटा से के इक्वल कर दीजिए। ये एक ट्रिक है एफबीडी से बच के। लेकिन ये ट्रिक कब एप्लीकेबल है? व्हेन इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर एग्जिस्ट नो मोशन, व्हेन देयर एग्जिस्ट नो acceleration. Please take care, there should not exist any acceleration in a direction perpendicular to the surfaces in contact. तो अब देखो ये सरफेसेस इन कांटेक्ट है ना बच्चों, ये सब जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं मोटा सा ये रेड से बना, ये सरफेसेस इन कांटेक्ट है। अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हुआ ना, इस डायरेक्शन में बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तब आप ऐसी सिचुएशन में इस चीज को अप्लाई कर देंगे, आप फ्रिक्शनल फोर्स को डायरेक्टली म्यू टाइम्स mg cos थीटा ले लीजिएगा। तो ये एप्लीकेबल है म्यू टाइम्स mg कब? फॉर इंक्लाइंड सरफेसेस के लिए आपको लेना है। और कंडीशन क्या है? देयर शुड नॉट बी एनी एक्सेलरेशन, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सेलरेशन in a direction perpendicular to the surfaces in contact. Is this clear to all of you? बच्चों ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ये ध्यान रखना, ये काफी Yes, sir. तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना कि n की वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या लेनी। तो अब मैं इन शॉर्ट इन नटशेल लिख दे रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू टाइम्स n है जनरल, ये जनरलाइज फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू टाइम्स mg के बराबर है, म्यू टाइम्स mg के बराबर है whenever म्यू टाइम्स mg के बराबर है whenever surface is horizontal and there exists no acceleration perpendicular to the surface. No acceleration perpendicular to the surface. F is equals to mu mg cos theta. ये कब एप्लीकेबल है? Surface is inclined. Surface is inclined and plus condition involved, there exists no acceleration perpendicular to the surface. So remember these two basic things and that will make the life easy. Surfaces in contact. तो अगर ये दो बातें आपको ध्यान रहेंगी तो आपके लिए चीजें पढ़ाई ज्यादा, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आसान बना रहेगा। तो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस स्मॉल फैक्ट।
we'll try to finish up with the friction today itself. Okay, I have extended a lot, so let's finish it off now. So I believe this much you all have noted it down. Yes, sir. So now let's move on to the on coefficient of friction. As I told you, coefficient of friction is basically the ratio. Now अब ये रेशियो किसके बीच में है? अब ये रेशियो लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का भी हो सकता है. तो यहां पर जो स्मॉल एफ है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हो गया, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स. So it is basically the ratio between the frictional force, whether limiting, whether static, whether kinetic, divided by to the normal reactionary force, the force that comes into existence when one surface press over the another surface. इन दोनों surfaces के बीच में जो perpendicular और जो parallel forces, contact forces act करने लग जाती हैं, उसी को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं बच्चों. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का रोल क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को देख के आपको यह पता चल जाता है कि नेचर ऑफ सरफेस में रफनेस का नेचर कितना, रफनेस ज्यादा है कि रफनेस कम है. सो इट टेल्स मी द रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट ज्यादा है या कम है. दूसरी बात, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड नहीं करता है स्पीड ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कुछ भी डिपेंडेंस नहीं है. सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू मस्ट हैव टेकन द नोट अबाउट definition of coefficient of friction. Please take care about these definitions, etc. You might be asked in your theory paper to write down all these things. Okay, now there's another thing which is called as angle of friction or limiting angle of friction, let's say. Now what is angle of friction? Suppose a body is kept onto another body and you start raising this body. So when you start raising this body, the body does not begin to slide immediately till it reaches to a maximum angle. So what is happening? There are two surfaces. This is one surface 1 and this is another surface, and on this surface I have kept a block. These two surfaces are hinged at this point. So what happens the moment I apply some force on this surface and I try to lift this body, so this body begins to, or this slide begins to open up. By lifting this, there comes a force which is going to act in this direction, and this happens to be mg sin theta, a component of mg. mg तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था. mg के दो कंपोनेंट लगते हैं, एक लगता है mg cos थीटा जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स डेवलप हो जाएगा, और एक फोर्स लगेगा mg sin थीटा जो बॉडी को डाउन द इंक्लाइन लेके आ रहा है. अब बच्चों ये जो mg sin थीटा है जो डाउन द इंक्लाइन लग रहा है, ये बॉडी को नीचे तो लाना चाहता है, लेकिन तुम्हें याद होगा कि इन बॉडीज के दोनों सरफेसेस के बीच में रिजेस थे, रिजेस के बीच वो टेम्परेरी जॉइंट्स था. अब ये mg sin थीटा बॉडी को नीचे ला रहा है, लेकिन वो जो टेम्परेरी जॉइंट्स बन गए हैं, ये टेम्परेरी जॉइंट्स क्या कर रहे हैं? बॉडी को नीचे आने से प्रिवेंट कर रहे हैं. और ये जो फोर्स प्रिवेंशन का लग रहा है टुवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स ऑफ mg sin थीटा, इस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स, अगर बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. तो वो मैक्सिमम एंगल जहां तक तुम बॉडी को रेज कर ले जाते हो या इंक्लाइन प्लेन को रेज कर ले जाते हो, जहां तक बॉडी स्लाइड नहीं कर रही होती है, वो मैक्सिमम एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शनल एंगल. Also called as angle of repose. Little later afterwards I'm going to bring that term. इतनी बात समझ में आ गई? Yes sir. तुम लोग घर के Yes, अंदर ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. एक सरफेस ले लो, मे बी स्केल, उसका एक एंड हिंज कर दो, थंब से उसको दबा दो, उसके ऊपर इरेजर रख दो और धीरे धीरे स्केल को लिफ्ट करो. तो जैसे से तुम स्केल को लिफ्ट करोगे, रबर वोंट बिगिन टू स्लाइड अप टिल अ सर्टेन पर्टिकुलर एंगल इज रीच्ड. उस पर्टिकुलर एंगल पे जहां पर तुम पहुंचोगे, जहां पर तुम देखोगे कि अब उसके बियॉन्ड जहां लेके जाओगे वो इरेजर स्लाइड कर जाएगा डाउन द इंक्लाइन. तो वो मैक्सिमम एंगल जहां तक वो स्लाइड नहीं करता है इरेजर,
उस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एंगल कहते हैं. ट्राई आउट बैक एट योर होम. अब ये वो पॉइंट है जहां तक ये स्लाइड नहीं करता, जहां मैंने देखो जरा सा स्लाइटली इससे लिफ्ट किया, तुमने देखा कि ये ब्लॉक स्लाइड डाउन हो गया. क्यों स्लाइड डाउन हो गया? क्योंकि इस समय एक फोर्स mg sin थीटा, और वो थीटा के ऊपर डिपेंडेंट थी. देखो अब ये sin थीटा थोड़ा सा ग्रेटर हो गया, एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो ये बॉडी स्लाइड डाउन हो गई. क्योंकि अब जो mg sin थीटा इस समय लगा है वो लार्ज इनफ था वो टेम्परेरी जॉइंट्स को ब्रेक करने के लिए. तो ये एंगल जिसके बाद वो स्लाइड डाउन करने लग जाता, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज के नाम से जानते हैं. तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन that the plane makes with the horizontal at which the body remains at rest without sliding, that maximum angle is called as angle of repose. The moment you cross this angle of repose, the body eventually will begin to slide. So you need to understand that is the maximum angle of inclination jahan par mg sin theta is large enough to overcome the applied frictional force. The mg sin theta is just balancing that maximum limiting frictional force. That particular angle is going to be called as angle of repose. Now this is the direction of motion बच्चों. अब जैसा फोर्सेस मार्क करते हैं, अब जो हो जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन उसी के अलोंग तुम रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करते हो. तो चूंकि तुमने देखा था ये ब्लॉक स्लाइड डाउन किया था अलोंग द इंक्लाइन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तुम्हारा इसी डायरेक्शन में हुआ. अब इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से? लेट्स मार्क दोस फोर्सेस. वर्टिकली डाउनवर्ड्स तुम्हारी बॉडी के ऊपर mg फोर्स लग रहा होगा, ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब देखो ना, तुम्हारा जो ये फ्रिक्शन जो तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल पुल है, ये इट्स नॉट एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस एक्सिस, इट इज मेकिंग सम एंगल. तो मैंने तुम लोग को बताया था जब कभी कोई भी वेक्टर किसी रेफरेंस एक्सिस के अलोंग नहीं होता है तो तुम्हें उसको रिजॉल्व करना पड़ता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है. ऐसे वेक्टर को हम नॉटी वेक्टर कहते थे. तो हमारे पास ये नॉटी वेक्टर्स हैं. अब हमें करना क्या पड़ा? इस mg को हमने रिजॉल्व किया, और जब मैंने mg को रिजॉल्व किया तो हमारे पास दो कंपोनेंट निकल के आए. तुम देख रहे हो एक कंपोनेंट क्या बना? mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट क्या बन रहा है? mg sin थीटा. अब चूंकि mg cos थीटा इस टेबल के या इस इंक्लाइन सरफेस को प्रेस अपॉन करने जा रहा है, उस प्रेसिंग फोर्स की वजह से एक रिएक्शनरी फोर्स डेवलप करेगा इंक्लाइन प्लेन, और उस रिएक्शनरी फोर्स को तुम नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स या n से डिनोट करते हो. अब mg sin थीटा इस बॉडी को नीचे की तरफ खींचना चाह रहा है, लेकिन इसके सरफेसेस के जो रिजेस हैं, उन रिजेस के बीच में जो टेम्पररी जॉइंट्स हैं वो बॉडी को नीचे जाने से प्रिवेंट करता है. और ये जो अपोजिंग फोर्स ड्यू टू द रिजेस एंड द टेम्पररी जॉइंट्स डेवलप होते हैं, उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. और ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर सकता है वो म्यू टाइम्स n के बराबर होता है. अब तुम्हें मालूम है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस समय mg sin थीटा r को बैलेंस कर रहा होगा, इसलिए मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को mg sin थीटा r के बराबर लिख दिया, क्योंकि इस समय इसने इसको बैलेंस कर रखा, बॉडी मोशन में नहीं है. और ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों, इसी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ठीक है ना, इस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो म्यू टाइम्स n होती है. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी हम लोगों ने? यस सर. और इंक्लाइन सरफेस पे n की वैल्यू किसके बराबर होती थी? mg cos थीटा. अब यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा r के बराबर है. तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो म्यू टाइम्स mg cos theta r just to tell you that it is the angle of repose, isn't it? So ये f maximum निकल के आ गया बच्चों. अब ये जो f maximum निकल के आया है, मैं इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. तो अब हमारे पास देखो इक्वेशन क्या बन गई? mg sin theta r must be equals to mu mg cos theta r. क्लियर है बात? f मैक्सिमम की वैल्यू मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करी इक्वेशन में. mg cancels out, so sin theta upon cos theta will be tan theta r, and tan theta r comes out to be mu. So with the help of the angle of repose,
what you can do, you can always find the coefficient of friction between the two surfaces. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So that's how you find Yes, sir. static friction. Now अगर तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है तो तुम्हें एंगल को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि बॉडी स्लाइड डाउन तो करे लेकिन एक्सेलरेट ना करे, उसके अंदर जीरो एक्सेलरेशन हो। तो जब जीरो एक्सेलरेशन के साथ वो स्लाइड डाउन करने लगती तो वो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उस समय एक्ट करता, उसको आप कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो जब तक वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, रेस्ट पे है, तो जो उस समय एंगल मिलेगा उससे मैं फाइंड कर लूंगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और फिर मैं ऐसा किसी एंगल पे ले जाके उसको एडजस्ट करता हूं जहां पर वो स्लाइड डाउन तो करे बट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। उस समय जो tan थीटा की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द वैल्यू फॉर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फॉर द फ्रिक्शन थ्योरी एज इट वाज कंसर्न्ड।